मराठी रंगभूमि में संगीत नाटकों का लंबा दौर चला और एक लीगेसी रिविजिट की तरह आज भी उसके प्रैक्टिशनर्स और कनॉसियर्स मौजूद हैं। मराठी नाट्य परंपरा और साहित्यिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्येताओं ने संगीत नाटकों के जन्मने और बने रहने के कारणों की पड़ताल की है, जिसका जिक्र हम इस श्रृंखला के पहले खंड में कर चुके हैं। कुछ विचारक बदलते समय के संदर्भ में नाट्यकला की कसौटी पर संगीत नाटकों के प्रति भिन्न दृष्टि रखते हैं। उसमें नाटक कम होता था, संगीत ही ज़्यादा होता था। अब संगीत का अपना प्लेटफॉर्म मिल जाए तो नाटक अपना प्लेटफॉर्म खोज ले, तो इसलिए बगैर संगीत के नाटक भी आ गए। मतलब नाटक और संगीत का संबंध क्या है? दरअसल कुछ है नहीं। नाटक तो दरेक आर्ट को अपनी आवश्यकता के अनुसार मतलब काम में लगाता है। जैसे आप सेट तैयार करते हैं तो आर्किटेक्चर को अपने काम में लगाते हैं, जैसे म्यूज़िक है अपने काम में लगाते हैं। नाटक एक अलग किस्म की आर्ट है, मतलब वो तो अपने काम के लिए किसी को भी काम पे लगाएगी। महाराष्ट्र में आधुनिक नाटकों की धारा 1955 के आसपास शुरू हुई। बदलते सामाजिक यथार्थ और राजनीतिक छटपटाहट से मराठी रंगभूमि पर उदय हुआ एक नया नाट्य अनुभव और इसके सूत्रधार बने विजय तेंदुलकर। मोती बागामध्ये हो 1972 में आगे चल के एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना हुई मराठी थिएटर के विषय में, जो कि घासीराम कोतवाल नाटक की निर्मित हुई, जो विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया था। पुणे में उस वक्त प्रोग्रेसिव ड्रामेटिक एसोसिएशन पीडीए नाम की संस्था थी, उन्होंने वो नाटक का निर्माण किया था। और आगे चल के ऐसे हुआ कि उस नाटक को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होने शुरू हो गई कि ये नाटक पूना के ब्राह्मणों के खिलाफ है, इस तरह की कुछ एक बात उसमें निकलनी शुरू हुई। नाना फडणवीस जो मतलब पेशवा के दरबार के बहुत बड़े मुत्सद्दी थे, तो उनका क्या कहे चारित्र्य हनन किया जा रहा है, इस तरह की एक बात उसमें उठी और उसको काफ़ी अपोजिशन होने लगा। तो पीडीए ने कहा कि हम ये नाटक बंद कर रहे हैं। करने वाले सब युवा लोग थे, तो उनको ये नामंजूर था, तो वो सब के सब पीडीए से निकल के बाहर गए और उन्होंने थिएटर एकेडमी नाम की संस्था शुरू की। तेंदुलकर ऑफर जब्बार पे 36 पेजेस, और 36 पेजेस का प्ले था घासीराम कोतवाल, एंड जब्बार पटेल डिड दैट प्रोडक्शन फॉर प्रोग्रेसिव ड्रामेटिक एसोसिएशन, एंड दैट वाज quite a turning point because that play is not liked by many people, but it was a very successful play, but it was criticized that it is a attack on Brahmins, and it is criticizing the rule of Peshwas, etc., and character assassination of Nana Fadnis. The controversy is very well documented and well known. That is in the year 1972. So it so happened that after 19 shows, the Bhalba Kelkers, the senior people working at the PDA, decided that to discontinue the play after 19 performances. So we are very young. It was a group within a group. So we took the consensus of all the people who are involved in it, and we decided कि हम हमारी we move away from Progressive Dramatic Association and establish our new group. So on the 27th of March 1973, we established our own group known as Theatre Academy on the terrace of my parental house in Shanawarpet, very close to again Shanawarwada. मेरे पैदा होने के बाद से बहुत मेरा अनुभव जहाँ से है वो तेंदुलकर
आळेकर, एलकुंचवार, उसके पहले कानेटकर, दारवेकर, चित्रम खानोलकर। पहले तो लेखक लोगों से ही शुरू हुआ है और फिर अच्छे अच्छे दिग्दर्शक थे, कलाकार थे। जब्बार पटेल मेरे, राजा नातू थे, बालवा केळकर थे, विजया मेहता, पुरुषोत्तम दारवेकर, पु ल देशपांडे, उनको तो पुण्य से सारी जगह थी। तो बहुत सारे नाम हैं। तो 60 से लेकर अलग तरह के नाटक के बारे में सोचना जो तेंदुलकर साहब ने 1955 में शुरू किया कि संगीत नाटक एक तरह से थोड़ा पीछे हो गया, जीने का तरीका बदल गया। तो आम जिंदगी में जिस तरह से बोलचाल होती है उस तरह की भाषा नाटकों में आने लगी। तो उस भाषा को लिखने वाले नाटककार उभरने लगे। मतलब एक्सपेरिमेंटल थिएटर के बारे में अगर सोचे तो तेंदुलकर, आगे चल के सतीश आलेकर, महेश एलकुंचवार, जीपी देशपांडे, ये सब लोग थे। कमर्शियल थिएटर की तरफ अगर हम देखें तो धीरे धीरे वसंत कानेटकर, रत्नाकर मतकरी, जयवंत दळवी, इस तरह के नाटककार आगे आने लगे। और ये मैं एक मोटे तौर पे कह रहा हूँ, इनमें से सब लोगों ने दोनों तरफ के लिए नाटक लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही तरह के नाटकों में अटके पड़े, ऐसा नहीं है। सब लोगों ने वो दोनों तरह के नाटकों के लिए लिखा है। Around 1955, apart from, as I said, Workers' Theatre and Ambedkari Khalsas, what happened around after we got independence, this mostly middle class theatre, that is the commercial theatre, that's the political theatre, that's the experimental theatre, which was dominated by middle classes. The middle classes thought that now we have got middle classes and upper castes. They thought that now we have got independence. Now everything is going to be hunky-dory. British have gone back. All our problems are going to end. And so they were happy in kind of status quoist mentality. And that time, a different kind of commercial Marathi theatre started around 1955 and 1960. It was dominated by Pu L Deshpande, Vasant Kanetkar, and then slightly later V.Y. Shirwadkar, who was a poet, a very good poet, but his theatre was from theatre I would categorize as a commercial theatre, which was kind of a very escapist theatre, very escapist theatre. And this middle class, upper caste middle class, which was very much engrossed in nostalgia of the old kinds, of the old times, they got engrossed in this theatre. They got converted from films back to commercial theatre, but it was basically nostalgic, escapist kind of theatre. बहुत तरह तरह के नाटक मराठी में लिखे गए हैं, तो उनको लेके तेंदुलकर, आलेकर, एलकुंचवार, बीच में बहुत सारे लोग भी हैं, कानेटकर भी है और वसंत कानेटकर जी, मधुसूदन कालेलकर, बाळ कोलटकर जैसे, जिन्होंने एक अलग अलग तरीके की किस्म के नाटक लिखे। तेंदुलकर ने जो नाटक लिखना शुरू किया तभी से एक किस्म की अलग, इस ऐसे नाटक पहले नहीं बनते थे, पहले नहीं लिखे जाते थे, पहले नहीं किए जाते थे, एनेक्ट किए जाते थे। नाटक की मूल बात क्या है? अभिनय। अभिनय के अलावा तो नाटक नहीं होता। नाटक का सेट से कोई ताल्लुक नहीं है, नाटक का टिकट काटने से कोई ताल्लुक नहीं है। नाटक का मूल है भाई, जो है मतलब आप जो मानते हैं वो नहीं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वाली एक पाँव फैलाने के लिए जगह पैदा करना। तो पूरा साहित्य ही बदल गया था 1950 के आसपास। कविता बदल गई, उपन्यास बदल गए, तो उसका असर नाटक पे भी ज़रूर पड़ा। और उसी का प्रोडक्ट था विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर साहब की जो सेंसिबिलिटी है वो 1950 में जो मराठी साहित्य में परिवर्तन हुआ वो उसका प्रोडक्ट है, तेंदुलकर प्रोडक्ट है। तो वहाँ से एक दूसरी फेज शुरू हुई नाटक की मराठी, ऐसा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आज तक अनब्रोकन ट्रेडिशन है मराठी नाटक की।
बीते लगभग 65 वर्षों से लगातार गतिमान समकालीन मराठी रंगमंच में एक ही साथ शौकिया, व्यावसायिक और प्रायोगिक रंग गतिविधियां जारी हैं। पण येतायत कुठून एवढी वर्ष? त्यांच्याकडे एवढी वर्ष येतायत कुठून? सुधीर, ते खरोखरीचेच मारुती आणि अश्वत्थामा आहेत. ते अमर आहेत. त्यांच्याकडे अमर्याद साठा आहे पैशांचा. देवियों सज्जनों, चांद के लिए रंग, दिल के लिए रंग, प्यार के लिए रंग, प्यास के लिए रंग, तरसाने के लिए रंग, बुझाने के लिए अरे बुझा डालो ये. माझी हालत ठीक नव्हती ना. तुझ्या पोरीनं लय चांगलं काम केलंय. माझी नोकरीच हडपली. असं नाही ग, खरंच नाही, शपथ नाही. हे काय ग म्हणजे कुणी केली ग मॅडमकडे गॅस सिलेंडरची चुकली? महाराष्ट्र इज वेरी रिच इन फोक थिएटर, फोक फॉर्म थिएटर. अभी आजकल ये अर्बन और रूरल थिएटर आए, फिर दलित थिएटर आए, कुछ हास्य अभिनेता. तो देर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स. लेकिन थिएटर, रंगभूमि, ये महाराष्ट्र में पैदा हुए इंसान के नस नस में है. मतलब अगर एक कोई दो फैमिली किसी प्रदेश में गए और तीसरी फैमिली आ जाए तो पहले वो नाटक करेंगे. तो ये नाटक लोगों को बहुत अभी पसंद की चीज़ है. नाटक देखने जाते हैं. नाटक ये महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग रह चुका है. और मैं ये भी कहूँगा कि ये नाटक ही है जिसके कारण मराठी लोग जो है जिसे हम सभ्यता कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, तो वो नाटक पढ़ने के कारण से, नाटक देखने के कारण से, नाटक का आस्वाद लेने के कारण से ही वो एक जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, उस मैच्योरिटी तक आ पहुँचे हैं. जैसे हिस्ट्री में कहते हैं कि ग्रीक थिएटर के ज़माने में हर एक को नाटक देखना अनिवार्य था, क्योंकि नाटक देखने से आत्मा को शांति मिलती है, ऐसा एरिस्टोटल ने लिख के रखा था. तो हम यही मराठी नाटक के बारे में ही कह सकते हैं कि आज लगभग 150 से ज़्यादा साल महाराष्ट्र में नाटक है. और सिर्फ बड़े शहरों में है ऐसी बात नहीं है, तो छोटे छोटे शहरों में भी आज नाटक खेला जाता है. व्यावसायिक नाटक के प्रयोग होते हैं, दौरे होते हैं. जहाँ व्यावसायिक नाटक नहीं होता वहाँ राज्य नाट्य स्पर्धा होती है. स्वतंत्र भारत में महाराष्ट्र में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई जो 1955 में महाराष्ट्र में मतलब स्टेट कंपटीशन प्लेस की शुरू हुई. उसमें पहले साल में विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित श्रीमंत नाटक उस वक्त मंचित हुआ था. उस कंपटीशन से, उस स्पर्धा से एक चीज़ ये हुई कि जो लोग शायद प्रेक्षक बन के रह जाते महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, वो शायद थोड़े से कलाकार बनने की दिशा में मुड़ गए. कि जो शायद कभी कोई एक नाटक लेके हमारे गांव में आएगा तब हम देखेंगे, वो उतने तक सीमित नहीं रहे. तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कोई एक नाटक बना के उसको मंचित कर सकते हैं. एक मंचित करने का प्लेटफॉर्म हमको मिला है. तो उस वजह से कई सारे नाटक लिखे गए, अलग अलग संस्थाएं पूरे महाराष्ट्र में काम करने लगी, और उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मराठी थिएटर को वाइब्रेंट बनाने में. महाराष्ट्र में वन एक्ट प्लेस कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं. उनके ज़रिए इंटर कॉलेजिएट लेवल पे बहुत सारा यंग जो क्राउड है वो हुक हो जाता है, थिएटर के साथ उनका लगाव हो जाता है, और उनमें से बहुत सारे लोग रिटेन हो जाते हैं थिएटर में. अब ये जो बात है, इनका जो माहौल होता है इंटरनल टेक्निकल थिंकिंग का, वो पूरा हॉलीवुड ये वो संस्कार लेते रहते हैं.
वो उनके साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं। तो उस तरह का एक विजुअल बने, उस तरह का एक माहौल बने, एक मॉडर्निटी हो हमारे विजुअल्स में, हमारे टेक्निक में, ये बात वो हमेशा उनके पीछे लगी हुई रहती है। लेकिन फिर थिएटर का अपना अपना स्ट्रेंथ है। थिएटर में हम लोग जब लाइट्स करते हैं तो क्या करेंगे, थिएटर के साथ जब एक्टर एक खड़ा है उनके साथ हम काम कर रहे हैं तो किस तरह से उसको विजुअल में हमें कन्वर्ट करना है, उसका भी एक संस्कार वो लेने में जुटे रहते हैं। तो ये सब बातें मिला के अब जो थिएटर बन रहा है वो मुझे लगता है कि वो बहुत आश्वासक हो रहा है। रंगकर्म के दूसरे जरूरी विभागों में सक्रिय कलाकारों ने अपनी विशिष्टताओं से यहाँ की रंगधारा को समृद्ध किया है। सेट डिजाइन हो, कॉस्ट्यूम हो, लाइट्स या पब्लिसिटी, कोई भी क्षेत्र लें, महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक धुनी देखे गए। नाटकों के प्रचार के लिए बनाए गए पोस्टर्स और पब्लिसिटी मटेरियल्स नाट्यकर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक, क्योंकि पब्लिसिटी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। पब्लिसिटी से क्या होता है, अंदाज़ा आता है लोगों को क्या ड्रामा में है, इसलिए पब्लिसिटी मटेरियल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए अच्छा होना ज़रूरी है। उसके लिए कैलीग्राफी अलग रहेगी तो एकदम नाटक का ये अलग हो जाता है सब। अतुल पेठे का वेटिंग फॉर गोदो करके नाटक था, वो उन्होंने पहले मुझे स्टोरी बताया था। इट वॉज बिट एब्स्ट्रैक्ट प्ले था, थोड़ा अलग था प्ले। अब इसके लिए मैंने उसको कैलीग्राफी अलग बनाई थी। जैसे ब्रश में ये बना के एक रफ पेपर लिया था और उसके ऊपर एकदम फास्ट और सीधा ये किया था मैंने लेटिंग, तो वो आपको बाद में देखना मिलेगा ही। वो किया था मैंने, उसके लिए अलग बनाया था। प्रभाकर भावे आज 50 साल से ज्यादा समय से मराठी नाटकों के लिए मेकअप कर रहे हैं। उनके अनुभव इस क्षेत्र में आने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम सोशल प्ले की बात कर रहे हो अभी, उसमें जो रियलिटी चाहिए वो नहीं थी। काम वाले और घर के मालकिन एक जैसे तो कैसे चला, उसके में कुछ डिफरेंस चाहिए, नहीं तो अलग कथानक बनते। तो उसमें से जो डिफरेंस चाहिए उसमें सारा पोस्टमैन है और घर का मालिक है एक जैसे दिखते थे, सबका फाउंडेशन एक, कलर एक, वो नहीं थे, अलग अलग जितना चाहिए। वो जो रियलिटी है मेकअप है, रियलिस्टिक मेकअप, वो मैंने दादा नाना जोगकर दादा और ये राजा नातू उनसे सीखा। उन्होंने बताया क्या है, जब आपकी वाणी है, आपका अभिनय वातावरण निर्मित करने के लिए सक्षम होता है, तब सेट, लाइट, पोशाक कुछ जरूर नहीं। वो सच्ची बात मैंने स्टेज पे देखी है कि एक मैं हैमलेट का ऐसे हम लोग बैठे थे तो उसमें एक दिन हैमलेट की सॉलिलोक्वी बोलने लगा। 2 मिनट में हम बाकी सब भूल गए। उसने पैंट लगाई है, बेल्ट लगाया है, भांग ऐसा है, रिस्पेक्ट है, वो निकाल के रखा है, हम सब भूल गए। और हैमलेट, उन्होंने जो हैमलेट किया हम सब भूल गए। प्रदीप वैद्य ने नाटकों की लाइटिंग को नवीन प्रयोगों से भरा है। हमारे हर प्ले के लिए हम बाकायदा, मतलब जो प्लेन रिहर्सल चल रहे हैं उससे भी पहले जब रीडिंग होती है वहाँ से हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइट डिज़ाइन करने वाले हैं इस कल्पना के साथ, तो तभी से शुरू हो जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या संभावनाएं हैं इसमें। उसके बाद रन थ्रूज जब शुरू होती है तब 2-3 बार हम रन थ्रूज विज़िट करते हैं, हमारा अपना क्यू शीट बना लेते हैं, अपना एक जो कंसेप्ट बनता है हम डिस्कस करते हैं। और फिर हमारे यहाँ ये बिल्कुल एक ट्रेडिशन है कि हम लोग 4 दिन का टेक्निकल रिहर्सल करते हैं।
हम पहले दिन से एक्टरों को भी उनमें शामिल कर लेते हैं, एक्टरों के साथ हमारी बातें होती है, फिर हमारा डिज़ाइन क्या है वो उनको समझाने के लिए हमें समय दिया जाता है। ये हर डायरेक्टर अब फॉलो कर रहा है। 4 दिन हम जिसे हम बोलते हैं ना कि थिएटर में हर मोमेंट आपको अर्न करना पड़ता है, आप ऐसे ही वो होता नहीं है, आपको उसको कमाना पड़ता है। तो ये लाइट्स के बारे में भी हम लोग हर चीज़ जो म्यूज़िक के साथ जाएगा या एक्टर के मूवमेंट के साथ जाएगा या कैसे फॉलो करेगा, वो क्यू कैसे आएगा, हर क्यू को हम कमा लेते हैं, हर लाइट चेंज को हम कमाते हैं और फिर वो हमारे थिएटर मतलब हमारे साथ लगे हुए जो असिस्टेंट्स या जो भी ट्रेनीज़ रहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं। अब डिज़ाइन तो एक ही होता है लेकिन स्पेस के ज़रिए वो बदलता जाता है। जहाँ जहाँ आपने स्पेस बदला तो वहाँ पे थोड़े कुछ चीज़ें होती है जो बदलेगी। तो ये बदलना क्या है, ये सीखने के लिए ये जो बच्चे हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो पूरे रिहर्सल के लेवल से हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या हो रहा है। मतलब हम लोग एक लाइट फिक्स करते हैं, इसका मतलब क्या है थिएटर के लिए, तो हर लाइट का मतलब वो जानते हैं कि ये डिज़ाइन में क्यों आ रहा है। तो ऐसा प्रोसेस हर प्ले के बारे में हम लोग फॉलो करते हैं और मुझे लगता है कि यही ट्रेडिशन बनेगा, यही ट्रेडिशन तो चलेगा ऐसे लगता है। इस बात से हर कोई सहमत है कि महाराष्ट्र में नाट्य गतिविधियों की समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण महाराष्ट्र राज्य नाट्य प्रतिस्पर्धा है। 90 के दशक में आए नाट्य निर्देशकों में मोहित टाकलकर भी हैं, जिन्होंने अपनी कला पर पड़ने वाले प्रभावों का सचेत अध्ययन किया है। मैंने थिएटर देखना पहले स्टार्ट किया और फिर बाद में करने लगा। मैं लगभग 93-92 से नाटक एक्चुअली सीरियसली देखने लगा और जब मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की वो शायद 1999 में है। लेकिन इस दौरान मेरे साथ जो काम कर रहे थे, मेरे पहले जो काम कर रहे थे, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल काम था और मेरी आज की प्रैक्टिस पे उसका काफ़ी पॉजिटिव असर है। पूरे आसपास में एक विगर था, एक उत्साह था और अपनी भाषा में कहने की एक ज़िद थी, क्योंकि आज तक फिर ऐसे हो रहा था कि जो मराठी के स्टॉलवर्ड्स है जैसे तेंदुलकर साहब है, एलकुंचवार सर है, आड़ेकर सर है, इनके अलावा एक स्टाइल ढूंढने की कोशिश हो रही थी कि इन सबको हम एक्नॉलेज करते हैं लेकिन हमें अपनी बात कहनी है अपने तरीके से। इस सब से मेरे आज की प्रैक्टिस पे काफ़ी सारा असर है, क्योंकि मैं देख रहा था कि मुझे किस तरह का नाटक करना मैं पसंद करूँगा और मेरा नाटक कैसा दिखे, कैसा सुनाई दे, और इसी के साथ ये भी पता चल रहा था कि मेरा नाटक कैसा ना दिखे, क्योंकि आसपास जो काम चल रहा था उसमें मैं ये पॉइंट आउट खुद को कर सक रहा था कि ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी जो प्रैक्टिस थी वो इसके इन्फ्लुएंसेस से हुई और आज भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दौर में मैंने नाटक देखना और करना स्टार्ट किया। मराठी का रंगकर्म उसके लेखकों से परिभाषित होता है। इनमें से कुछ लेखक खुद निर्देशक भी हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से अलग यहाँ आज समानांतर रूप से सक्रिय 5 पीढ़ियाँ अलग अलग सवालों को अपनी रचनाशीलता का विषय बना रही हैं और दर्शकों के लिए एक विविधतापूर्ण अनुभव सामने ला रही हैं। महाराष्ट्रियन थिएटर हमेशा प्लेराइट सेंट्रिक रहा है। अभी भी महाराष्ट्र में 5 जनरेशन के नाटककार तो लिख ही रहे हैं। आई एम द ओल्डेस्ट नाउ, आई एम 79। पर मकरंद साठे, अतुल पेठे ये लोग हैं जो अभी 50, मकरंद साठे 60 नाउ, अतुल मस्ट बी 55। उसके बाद आशुतोष पोद्दार है, चंद्रशेखर फणसळकर है, राजीव नाईक है। उसके बाद धर्मकीर्ति सुमंत है जो अभी लंदन में है। ऐसे कई नाटककार हैं। 5 पीढ़ियाँ तो अभी भी लिख रही हैं, उनके नाटक हो भी रहे हैं, उनके अपने अपने ग्रुप्स हैं। तो ये परंपरा कभी टूटी ही नहीं महाराष्ट्र में।
और जो नई पीढ़ी आती है उनको कुछ नया कहना रहता है, उनके नए स्टाइल्स रहते हैं, नई शैलियाँ वो ढूंढ के निकालते हैं। तो ये कंटिन्यूस हो रहा है हमारी जो जर्नी है 1842 से तो अभी तक, अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ प्ले राइटिंग। महाराष्ट्र के नाट्य समूह बच्चों को ध्यान में रखकर भी अपने कार्यक्रम और अपने अभियान संचालित करते हैं, जिनसे बचपन में ही जीवन के कोमल पक्षों की ओर बच्चों की दृष्टि सजग रहे। आडीवलं जा लागतं हा आणि आडीवलं जा लागतं हे पोरो इथं कशा पाय आले मग आडीवलं दारा तर नोट गावट्याचा आडीवलं दारा तर नोट गावट्याचा तर बंदच करू आवाज अरे बंदच करू आवाज अरे इकडं बी जाऊ आणि तिकडं बी जाऊ जरा पैशाचा दाऊया पुणे में जो जैसे महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर नाम की संस्था है जो बाल रंग महोत्सव करती है, मतलब बच्चों के नाटकों का एक महोत्सव करती है, हर साल करती है और काफ़ी सालों से करती आ रही है। तो वो जैसा महोत्सव होता है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इन नाटकों को सराहा जाता है। बहुत सारे बच्चे देखने के लिए आते हैं, मतलब हर एक शो उस महोत्सव में हाउसफुल रहता है। और सीनियर थिएटर प्रैक्टिशनर्स जो है पुणे में जो थिएटर करते हैं वो भी वहाँ देखने के लिए आते हैं। कई बार उनके लिखे हुए नाटक भी उसमें शामिल होते हैं। ग्रिप्स थिएटर ये बच्चों के लिए थिएटर हम करते हैं, जो डॉक्टर मोहन आगाशे बर्लिन से ये संकल्पना लेके पुणे में आए। इसमें अधिकतर बच्चों के लिए नाटक होते हैं, लेकिन उसमें बच्चे नहीं काम करते हैं, उसमें एडल्ट्स काम करते हैं। और ये एडल्ट्स है इसलिए क्योंकि बच्चों के जो प्रॉब्लम होते हैं वो बच्चे ज़्यादातर समझ नहीं पाते, लेकिन एडल्ट्स वो काम अच्छा कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम सारी दुनिया तक, सारे बच्चों तक, सारे पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए एडल्ट्स काम करते हैं। और इसके शोज़ भी बहुत होते हैं और उसमें एनर्जी भी बहुत लगती है, इसलिए हमने ये जो संकल्पना है उसमें बड़े लोग ही काम करते हैं। उसके लिए हम वर्कशॉप्स लेते हैं, उन एडल्ट जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको सिखाते हैं कि हाउ दे शुड एक्ट इन अ चिल्ड्रंस प्ले।